Starting the essay, first of all, looking at the meaning of the essay. The essay is from a French word which means an attempt. And it is believed that essay is all about thinking and then writing. And you have to work and practice in order to write a good essay. There is an English author whose name is Alexander Pope, and he is of the opinion that true ease in writing comes from art, not chance. True ease in writing comes from art, not chance. इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छी तरह से राइटिंग करना चाहते हैं तो आपको ये आर्ट सीखना होगा। ये बाय चांस आपको गिफ्ट नहीं दिया गया फ्रॉम नेचर। यू हैव टू रीड and write and practice, and then you will be able to write a very good essay. So first of all, looking at few myths about CSS, it is believed कि ऐसे के अंदर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट you are not supposed to use big and high sounding words. Rather, you are supposed to use simple words and explain big ideas. ये असल में अच्छी लिखाई की निशानी है, that use simple words in order to explain the big ideas. हमारे यहाँ जो यूजुअली बिलीव किया जाता है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, आपके पास बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हों, तो तभी आप CSS के essay के अंदर अच्छा लिख सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा idioms आते हों and this and that. It is not like that. You are supposed to write simply as well as clearly. तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है even in Pakistan and the world, वो ये है कि आप सिंपल लिखें लेकिन क्लियर लिखें। आपसे शेक्सपियरियन राइटिंग, आपसे मिल्टोनिक राइटिंग कोई भी नहीं मांगता कि आप शेक्सपियर की तरह दो दो पेजेस का एक जुमला लिखें, मिल्टन की तरह आप एक एक पैराग्राफ का एक जुमला लिखें। आपसे ऐसी चीज कोई भी नहीं मांग रहा होता। सो ट्राई टू राइट सिंपली एंड क्लियरली। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी वुड बी लुकिंग एट द पर्पसेस ऑफ द एसे, कि आपसे ऐसे लिखवाया क्यों जाता है। क्या जब आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो उन्होंने आपसे ऐसे लिखवाने हैं, या उन्होंने आपसे थ्रू आउट द सर्विस राइटिंग्स करवानी है? ऐसा नहीं होता। तो इसका असल में मकसद क्या होता है कि आपने CSS का ऐसे लिखना है, तो इसके 6 पर्पसेस हैं। सो लुकिंग एट द पर्पसेस ऑफ essay, first of all, the very first purpose of essay writing is this, that you are able to select relevant ideas and information related to the given topic or the given question. और ये चीज़ CSS में बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, एग्जामिनर रिपोर्ट्स का मतलब है कि जो एग्जामिनर CSS के पेपर्स मार्क करते हैं तो वो हर साल अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ें स्टूडेंट्स को करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो उसमें जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स राइट irrelevant material that is not demanded and that is not desired. For example, आपके पास एक ऐसे का टॉपिक आ जाता है अबाउट इंडो पैसिफिक
rivalry of US and China। अब यहां पे आप देखेंगे कि आपको ये नजर आएगा, आपसे राइवलरी के बारे में पूछा जा रहा है इन द इंडो पैसिफिक। अब बहुत सारे लोगों ने ऐसे अगर तैयार किया हुआ होगा ऑन यूएस एंड चाइना ट्रेड वॉर एंड देयर राइवलरी, तो वो इस वर्ड्स को देख के कि राइवलरी ऑफ यूएस एंड चाइना की बात हो रही है, तो वो सारे का सारा ऐसे लिख देते हैं ऑन द ट्रेड वॉर राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो एग्जामिनर जैसे ही उसको देखेगा वो उसको क्रॉस कर देता है, बिकॉज यू आर सपोज टू लुक एट द राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना इन द इंडो पैसिफिक। और इंडो पैसिफिक मींस कि जो इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, इसको कहा जाता है मॉडर्न डे वर्ल्ड में द मोस्ट कंटेस्टेड स्पेस इन द वर्ल्ड, मोस्ट कंटेस्टेड स्पेस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया की जितनी भी ट्रेड होती है उसका बहुत बड़ा शेयर इंडो पैसिफिक ओशन से होके जाता है। और इसलिए आजकल आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर जो जंग चल रही है वो ये है कि इंडो पैसिफिक ओशन के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, और ये कहा जाता है कि जिसका कंट्रोल इंडो पैसिफिक ओशन पे होगा उसकी दुनिया की ट्रेड के ऊपर हुक्मरानी होगी। इसलिए हम देखते हैं कि 1945 के बाद से इस एरिया पे कंट्रोल रहा है अमेरिका का, और अमेरिका एक बड़ी पावर रही है, और अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली चाइना फोकस कर रहा है कि उसने इंडो पैसिफिक का कंट्रोल कैसे हासिल करना है। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर आपका फोकस किस चीज पे होगा, राइवलरी इन द इंडो पैसिफिक। इसके अलावा आप अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो वो इररेलेवेंट होगा। इसी तरह पिछले सीएसएस में एक ऐसे आया था दैट डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। अब इसमें जिन लोगों ने डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे तैयार किया हुआ था, उन्होंने ये देखा कि डेमोक्रेसी का वर्ड आ गया है तो हमें डेमोक्रेसी का पूरा ऐसे इस पे लिख देना चाहिए। तो डेमोक्रेसी को आपने कनेक्ट करना था विद द इलिटरेसी, कि डेमोक्रेसी वहां पे होती है जहां पे आपकी 95% पॉपुलेशन एजुकेटेड होती है, और जहां पे आपकी पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं होगी वहां पे डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको इस हवाले से जज किया जाता है कि आप रेलेवेंट आइडियाज सिलेक्ट कर सकते हैं या आप रेलेवेंट आइडियाज सिलेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड थिंग इज टू शो योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, कि आपको पहली बात यह है कि नॉलेज होनी चाहिए दैट इज रिलेटेड टू द मटेरियल एंड द आइडियाज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आपको अंडरस्टैंडिंग है कि इस एस्पेक्ट को कैसे कैसे देखा जा सकता है, उसको पॉलिटिकल हवाले से देखा जा सकता है, इकोनॉमिक हवाले से देखा जा सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। थर्ड इज द एबिलिटी टू प्रेजेंट द लॉजिकल आर्गुमेंट, और ये चीज बहुत ज्यादा लैकिंग है इन आवर सोसाइटी एंड इन आवर एजुकेशन सिस्टम, कि हमारे पास लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं होते। तो लॉजिकल आर्गुमेंट का क्या मतलब है कि आप सिर्फ एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट्स ना दें, आपके पास प्रूव करने के लिए बुक्स के रेफरेंसेस होने चाहिए, आपके पास किसी यूएन के ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, आपके पास डिफरेंट जो इंडाइसेस आते हैं उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप कोई भी स्टेटमेंट अगर देते हैं तो आपके पास प्रूव करने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। इसी तरह स्किल इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज सिस्टमैटिकली, कि आपको ये तरीकाकार आना चाहिए कि आपने आइडियाज को अरेंज कैसे करना है। उसको अरेंज करने के डिफरेंट तरीकाकार हैं, कि अगर आपका क्रोनोलॉजिकल टाइप ऑफ ऐसे आता है तो आपने डेट्स के मुताबिक अरेंज करना होता है। आई होप यू नो क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है डेट वाइज, ये दिन की हो सकती है, हफ्तों की हो सकती है,
मंथ्स की हो सकती है, ईयर्स की हो सकती है, डेकेड्स की हो सकती है, स्कोर्स की हो सकती है और सेंचुरीज की हो सकती है। स्कोर कहा जाता है 20 को। तो आप अगर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो आप कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होती है सितंबर 1939 में, अक्टूबर में ये होता है, नवंबर में ये होता है, दिसंबर में ये होता है, फिर जनवरी 1940s में ये होता है, एंड यू गो टुवर्ड्स 1945। तो इसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपने आइडियाज को सिस्टमैटिकली अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। अगर वो हिस्टोरिकल ऐसे है तो आप उसको क्रोनोलॉजिकली देखेंगे, अगर वो किसी और टॉपिक के बारे में है तो आप ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि कौन सा आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप पहले लिखते हैं, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है उसको दरमियान में लिखते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह और भी बहुत सारी अरेंजमेंट की टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कि अरेंजमेंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। एंड देन इज टू यूज सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, कि आपकी अंग्रेजी भी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये सारी चीजें ठीक हैं, रेलेवेंट आइडियाज भी हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है, आर्गुमेंट्स भी अच्छे हैं और सिस्टमैटिक आइडियाज की अरेंजमेंट भी है, और अगर अंग्रेजी ठीक नहीं है तो आपका ऐसे फेल होगा। सो यू आर सपोज टू यूज सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश विद द ग्रास्प ऑफ द ग्रामर एंड कंपोजिशन, कि आपकी ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए और उसके साथ जितने भी पैराफर्नेलिया हैं उनको ठीक होना चाहिए। सो दीज आर द 6 पर्पसेस ऑफ द एसे। उसके बाद इन्हीं पर्पसेस को देखते हुए हम इसको 5 एरियाज में डिवाइड करते हैं कि इन सब का मकसद क्या है, ये किस चीज से रिलेटेड है, और ऐसे उसी पे ही बेस होगा और हम उन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज जो है ऐसे के अंदर, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। So we can look at these 6 purposes from the perspective of these things. तो अब आप देखें कि ये जो 6 पर्पसेस हमने लिखे हैं उनमें से अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा है इन 6 में से। इट इज द फर्स्ट वन, ये है रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन से, कि आप जब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो तभी आप रेलेवेंट आइडियाज और इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन करना है, और सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे कि हमने क्वेश्चन को समझना कैसे है, कि आपसे एग्जामिनर मांगता क्या है। ये फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसए के अंदर भी और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी। फॉर एग्जांपल अगर आप लास्ट पीएमएस का पेपर देखें यूरोपियन हिस्ट्री का, तो उसमें पहला जो सेंटेंस होता था उसमें एक स्टेटमेंट दी जाती थी और असल बात दूसरे जुमले में पूछी जाती थी। तो बहुत सारे लोग जब उस पेपर को पढ़ रहे होते थे तो वो पहले जुमले को पढ़ के फौरन से जवाब लिखना शुरू कर देते थे, असल बात पूछी जाती थी इन द सेकंड सेंटेंस, तो वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन और पर्पसेस में से इससे रिलेटेड जो बात है वो है सेलेक्ट द रेलेवेंट आइडियाज एंड द इंफॉर्मेशन। दूसरी बात है नोइंग द सब्जेक्ट। अब नोइंग द सब्जेक्ट में क्या है कि आपके पास उससे रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो नोइंग द सब्जेक्ट में कौन सी चीज आएगी? इट इज द सेकंड पर्पस ऑफ द एसे। फिर आप देखें थिंकिंग स्किल से कौन सा पर्पस रिलेटेड है। लुक एट दिस, it is fourth one, it is related to the thinking skills कि आप सोचते हैं कि आपने अपने आइडियाज को किस तरह अरेंज करना है। दिस इज अबाउट योर थिंकिंग स्किल्स। लैंग्वेज में देखें कौन सा आएगा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बोथ, ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। और आर्गुमेंटेटिव और एनालिटिकल में कौन सा आएगा? इट इज द थर्ड वन। तो जो थर्ड है वो रिलेटेड है आपके आर्गुमेंटेटिव और लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एसे से। तो इसमें अगर आप देखें तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन करना है। दूसरा है नोइंग द सब्जेक्ट कि आपने जब उसको अंडरस्टैंड कर लिया फिर आप ये देखें कि क्या आपके पास उसकी नॉलेज है या नहीं है, तो तभी आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। हो सकता है कि कोई टॉपिक ऐसा हो जिसको आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया है लेकिन आपके पास आइडियाज उससे रिलेटेड नहीं होंगे। तो दूसरी चीज ये होगी, थर्ड वुड बी थिंकिंग स्किल कि जब आपके पास नॉलेज है, आइडिया है, तो उन आइडियाज को आपने क्या करना है? ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। और फिर आपकी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए और उसको आपने प्रेजेंट किस तरह करना है? इट मस्ट बी इन अ वेरी आर्गुमेंटेटिव एंड एनालिटिकल वे। तो अब हम इसको जरा देख लेते हैं कि आपने अपने एसे को आर्गुमेंटेटिव और एनालिटिकल कैसे बनाना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है कि वो आर्गुमेंटेटिव और एनालिटिकल नहीं लिख सकते। उसके पीछे वजह क्या है? इट इज अवर एजुकेशन सिस्टम कि हमें शुरू से ही नोट्स और ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारे अंदर आर्गुमेंटेटिव और एनालिटिकल एबिलिटीज पैदा नहीं होती। सो इसको हम देखते हैं कि इसके लिए आप एसे के अंदर भी खास तौर पे और बाकी जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स है, पाक अफेयर्स है, ऑप्शनल्स हैं, उनमें आपने इस टेक्निक को जरूर यूज करना है। इसको कहा जाता है ट्री मेथड। ट्री मेथड का मतलब है कि आप जो कुछ भी लिखते हैं वो राइटिंग 4 असूलों पे मबनी होनी चाहिए। सबसे पहली बात थीसिस स्टेटमेंट, सेकंड इज रीजन, third is evidence, and fourth is explanation. तो ट्री मेथड में T stands for thesis statement, R stands for reason, first E stands for evidence and the second E stands for explanation। कि आप कोई भी बात करते हैं तो आप एक स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया शुड बी बैंड इन द स्कूल्स।
तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट ये होगी दैट सोशल मीडिया शुड बी बैंड इन द स्कूल्स। ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगी। आपकी रीजन क्या होगी कि इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स स्टूडेंट्स यूज इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, and instead of focusing on their education and lecture, they waste time on the social media। ये आपने रीजन प्रोवाइड कर दी कि किस लिए इसके ऊपर बैन होना चाहिए। अब यहां पे बात खत्म नहीं होती, आपने एविडेंस भी साथ में प्रोवाइड करना है। तो एविडेंस क्या होगा कि आप किसी रिसर्च से, किसी किताब से, किसी स्टडी से डेटा प्रोवाइड करेंगे कि इस तरह उन्होंने ये बात की है। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल फाउंडेशन रिपोर्ट ऑफ 2022 इट इज shown or highlighted that those students who use social media in the schools, their score in the test was 20% less than those students who do not use social media in the schools। तो अब आपने उसको क्या प्रोवाइड कर दिया है? एविडेंस प्रोवाइड कर दिया है। फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे दैट देयरफॉर social media must be banned in the schools because it affects our results, it affects our scores, and in order to increase the scores of the students in the schools, social media must be banned। तो इसमें आप अगर देखें एक प्रॉपर प्रोग्रेशन है कि आपने पहले एक बात कर दी, उस बात को डिफेंड करने की रीजन बता दी, और उसके अंदर आपने किसी रिसर्च से प्रूव कर दिया कि सोशल मीडिया इफेक्ट करता है। फिर आखिर में आपने उसको एक्सप्लेन किया कि इन तीनों चीजों को अगर देखा जाए तो उसका रिजल्ट ये निकलता है। सो ट्री मेथड मस्ट बी यूज इन एवरी क्वेश्चन, इन एवरी पैराग्राफ। जब हम एसे की बॉडी को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम फिर इसको इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह आप जब अपने पैराग्राफ्स लिखते हैं उसमें आपने ट्री मेथड को यूज करना होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन में दो चीजें कॉमन है, डिस्क्राइब एंड डिस्कस। ये सीएसएस के एसे में भी डिस्क्राइब एंड डिस्कस के वर्ड्स हो सकते हैं, बाकी पेपर्स में भी हो सकते हैं। आजकल यूजुअली ये वर्ड्स यूज नहीं होते, डायरेक्ट छोटे से 2-3 वर्ड्स दे के टॉपिक लिखा हुआ होता है और आपने उसके ऊपर बात करनी होती है। बट डिस्क्राइब का मतलब होता है कि आपने किसी टॉपिक के हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रेजेंट करना है, दैट इज डिस्क्रिप्शन। और जब आपने किसी चीज को डिस्कस करना होता है, यू लुक एट इट आर्गुमेंटेटिवली एंड एनालिटिकली। तो कभी कभार ऐसे ऐसे आ जाते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आर्गुमेंटेटिव और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो आपने ज्यादातर जो डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं उनमें फैक्ट्स और फिगर्स प्रोवाइड करने होते हैं, और जो आपके आर्गुमेंटेटिव और एब्स्ट्रैक्ट एसेज होते हैं उनमें आपने आर्गुमेंट बिल्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ जाता है
terrorism and its causes. अब यहां पे आपने किस चीज पे फोकस करना है कि आप टेररिज्म के बारे में बात करेंगे, टेररिज्म की टाइप्स के बारे में बात करेंगे और टेररिज्म के कॉजेज पे बात करेंगे और उसके इफेक्ट्स पे भी बात कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और आपने उनको एक सिस्टमैटिक अंदाज में पेश करना है। यू आर सपोज टू डिस्क्राइब देम। जब बात आती है डिस्कस पे तो इसमें इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। कैन मीनिंग्स बी फिक्स्ड? अब इसके अंदर आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके साथ एग्री करते हैं या आप इसके साथ डिसएग्री करते हैं। कैन मीनिंग्स बी फिक्स्ड का मतलब यह है कि किसी भी चीज का एक ही मतलब होता है थ्रू आउट द हिस्ट्री या वो उसका मतलब चेंज होता रहता है। सो व्हाट डू यू थिंक, मीनिंग्स फिक्स होते हैं या चेंज होते रहते हैं? मीनिंग्स ऑलवेज चेंज। सो आप ये भी कह सकते हैं कि मीनिंग्स फिक्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जब ये दुनिया शुरू हुई थी उस वक्त भी कत्ल करना गलत था और आज भी कत्ल करना गलत है। तो मीनिंग क्या रहता है? सेम रहता है। पहले भी चोरी करना गलत था और आज भी चोरी करना गलत है। इसका मतलब है कुछ चीजों के मीनिंग्स फिक्स रहते हैं। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि मीनिंग फिक्स नहीं होते, कि वो चीजें जो ग्रीक्स और रोमन्स के वक्त गलत समझी जाती थी वो चीजें आज ठीक समझी जाती है। इवन पिछली सदी में हमारे मुआशरे के अंदर औरत की तालीम हासिल करना और उसका जॉब करना बुरा समझा जाता था, आज वो चीज बुरी नहीं समझी जाती, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। सो इट कैन बी टेकन इन बोथ द वेज। वो आप पे डिपेंड करता है, ये आपके लिए ओपन है कि आप ये कहते हैं कि मीनिंग फिक्स है, इट इज ओके, यू हैव टू प्रूव दैट थ्रू द आर्गुमेंट्स। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये फिक्स नहीं हो सकता, तब भी आपने उसको प्रूव करना है थ्रू द आर्गुमेंट्स। इसी तरह बहुत सारे एसेज आते हैं लाइक जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। यस, यू कैन से दैट कि इवन आप दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी देख ले, वहां पे भी जेंडर इक्वालिटी अभी तक नहीं है। क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर जेंडर इक्वालिटी के हवाले से जो बात चल रही है वो पे गैप है, कि वही काम जो मर्द कर रहा है उसको $10 मिलेंगे और वही काम अगर औरत कर रही है तो उसको $7 दिए जाएंगे। तो इसको पे गैप या वेज गैप कहा जाता है। तो ये इवन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी चीज मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी अभी तक जेंडर इक्वालिटी पूरी की पूरी नहीं आ सकी। आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी मिथ नहीं है, जेंडर इक्वालिटी पॉसिबल है। कि हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि जब कोरोना आया दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला मुल्क न्यूजीलैंड था और उसकी वजीर आजम एक औरत थी। सो शी वाज परफॉर्मिंग मोर वेल देन द मेन। और हम यूजुअली देखते हैं दुनिया में पॉलिटिक्स मर्द के साथ एसोसिएट की जाती है कि मर्द पॉलिटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है और औरत नहीं कर सकती। और उसके पीछे सेंचुरीज ओल्ड आइडियाज हैं कि मर्द के पास दिमाग है और औरत के पास दिमाग नहीं है। तो पॉलिटिक्स में दिमाग की जरूरत होती है और औरत के पास नहीं है, तो इस वजह से औरतों को पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया जाता था। लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये नजर आता है कि एक औरत मर्द के बराबर हो सकती है। बहुत सारे मुल्कों के अंदर वजीर आजम, प्रेसिडेंट्स जो हैं वो औरतें हैं। और इसी पे अभी एक ऐसे भी आया है, frailty thy name is woman is no more a conversation, इसी तरह का टॉपिक आया है इसमें। एंड आई हैव पर्सनली रिटन, इससे कुछ अर्सा पहले मैं स्टूडेंट्स को डिस्कस भी करवा चुका था।
I have written a research paper, Strength Thy Name is Woman. शेक्सपियर का एक जुमला है, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। ये शेक्सपियर ने कहा था, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। सो आई पर्सनली चैलेंज्ड दैट एंड आई रोट दैट स्ट्रेंथ दाई नेम इज वुमन। शेक्सपियर ये कहता है कि कमजोरी का नाम औरत है या औरत का नाम कमजोरी है। सो आई पर्सनली रोट दैट स्ट्रेंथ दाई नेम इज वुमन। और ये इस दफा CSS के एसे में आ चुका है एंड वी डिस्कस दैट in our last batch. Few of the students attempted that essay as well as we discussed in the class. और एक और पिछले दफा हमने ऐसे डिस्कस किया था, AI will bring the death of enlightenment. ये हेनरी किसिंजर लिखता है अपनी किताब वर्ल्ड ऑर्डर में। We discussed that in the class few days before the CSS essay, और बिल्कुल सेम उसी तरह ही ऐसे आया हुआ था, AI will bring the death of creativity। ये 2023 में ऐसे आ चुका है। So इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आपने क्या करना होता है, you are supposed to present your arguments and your ideas and you are supposed to discuss them in detail। तो ये ज्यादातर आर्गुमेंटेटिव और एब्स्ट्रैक्ट एसेस में होगा।